प्रणाली को। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं मन। तो मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते। कैसे तमतमा गए, कैसे तिलमिला गए यहां अमित शाह, आप समझ सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा क्या था, जरा सुन लीजिए। राहुल गांधी ने क्या कहा था, सुनिए। Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the three press conferences. Please. तो यहां पर चैलेंज दे रहे थे सीधे सीधे राहुल गांधी कि अमित शाह जी, आई चैलेंज यू कि आप लेट अस हैव डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जो मैंने पिछले दिनों 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। वैसे ही जैसे अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तय करते हैं कि कौन पत्रकार उनसे सवाल पूछेगा, कौन नहीं पूछेगा, वही रिफ्लेक्शन कल यहां दिख रहा था कि मैं अपना क्रम खुद तय करूंगा। खैर, आप भाषण दे रहे हैं, आप ही तय करेंगे कौन आपको कब क्या बोलना है। लेकिन फिर भी जब आप सामने वाले के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो फिर जवाब सुनने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। और ऐसे में अगर राहुल गांधी जैसे अकेले पत्रकारों के सामने खुले सवालों के साथ उन्हें बैठा दिया जाए तो क्या होगा, शायद इसकी कल्पना से ही बीजेपी हड़बड़ा रही होगी या हड़बड़ा जाएगी। खैर, राहुल गांधी का चैलेंज न मोदी स्वीकार करेंगे और न ही अमित शाह। लेकिन विंटर सेशन में वंदे मातरम और चुनाव सुधार, इन दोनों पर चर्चा भी बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इसमें बीजेपी की तरफ से जितने भाषण दिए जा रहे हैं सब में उनके इतिहास की पोल तो खुल ही रही है। इतिहास और भारत के समाज को लेकर उनकी समझ की पोल भी खुल चुकी है। साथियों, आपको याद होगा कि वंदे मातरम पर चर्चा के भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनकी रचना है वंदे मातरम, उन्हीं यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके लिए बंकिम दा का शब्द का इस्तेमाल किया था। बंकिम दा इस शब्द का इस्तेमाल किया और इस पर टीएमसी ने आपत्ति जताई थी। अब टीएमसी सांसद सौगत राय ने कैसे मोदी से माफी की मांग की है, ये जरा उनकी बात सुन लेते हैं। सौगत राय क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये तो प्रधानमंत्री का इग्नोरेंस दिखाता है कि बंकिम बाबू को हम बंगाल में ऋषि बंकिम कहते हैं और उसको बंकिम दा कहता है प्रधानमंत्री। ऐसा पाड़ा का लड़का है, ऐसा तो नहीं है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। वो तो अपने बयान को बदल लिया लेकिन माफी नहीं मांगा। माफी तो अपने बयान को बदल लिया लेकिन माफी की मांग। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को हम बंगाल में ऋषि बंकिम कहते हैं और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंकिम दा कहते हैं, जैसे वो किसी पाड़े में रहने वाले छोटे लड़के हैं। पाड़ा मतलब एक किसी गांव मोहल्ले में रहने वाले एक छोटे से लड़के हों जिनको आप ऐसे बंकिम दा कह रहे हैं। उन्होंने अपने बयान को बदल लिया है, ये कह रहे थे अभी आपने सुना सौगत राय, और लेकिन माफी नहीं मांगी। माफी मांगी जानी चाहिए, ये बात टीएमसी सांसद ने कही है। बंगाल चुनाव के पहले मोदी ने बड़ी हसरतों से वंदे मातरम को मुद्दा बनाया था, लेकिन जैसे पिछले चुनाव में दीदी और दीदी कहना भारी पड़ गया, इस बार क्या बंकिम दा कहना भारी पड़ेगा, ये देखना होगा। वैसे ममता बनर्जी तो अभी से बंगाल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर सख्ती दिखा रही हैं। आज ममता बनर्जी ने नादिया जिले के कृष्णा नगर में एक रैली में अमित शाह पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि देश का गृह मंत्री खतरनाक है, देश का गृह मंत्री खतरनाक है। उनकी आंखों में ये साफ दिखता है, एक आंख में दुर्योधन दिखता है और दूसरी में दुशासन। एक आंख में दुर्योधन दिखता है और दूसरी में दुशासन दिखता है। सीएम बनर्जी ने आरोप लगाया है कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है।
यहां सीएम बनर्जी ने यह भी कहा कि अगर एक भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाया गया तो मैं धरना दूंगी। पश्चिम बंगाल में कोई निरुद्ध केंद्र नहीं बनेगा। वे वोटों के इतने भूखे हैं कि चुनाव से ठीक 2 महीने पहले एसआईआर करवा रहे हैं। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने खुद अभी तक अपना गणना पत्र नहीं भरा है, यानी एनुमरेशन फॉर्म नहीं भरा है। बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने और आगे क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि क्या अब मुझे दंगाइयों की पार्टी को अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत है। सबसे लास्ट में देखिए, क्या अब मुझे दंगाइयों की पार्टी को अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत है, ममता बनर्जी कह रही हैं बीजेपी के लिए। तो ममता बनर्जी के ये तीखे तेवर बता रहे हैं कि मोदी और अमित शाह के लिए बंगाल में टिकना काफी मुश्किल हो सकता है आने वाले चुनावों में। वैसे भी ममता बनर्जी अपनी जिद की कितनी पक्की हैं, ये देश ने सिंगूर में उनकी भूख हड़ताल के वक्त देश ने देख ही लिया था। सिंगूर आपको पता होगा। बहरहाल एसआईआर का मुद्दा बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। चुनाव आयोग भी जिस तरह तारीखों में बदलाव कर रहा है, उससे बीजेपी ही सही साबित हो रहा बीजेपी के सामने विपक्ष ही सही साबित हो रहा है। आप याद कीजिए कि पहले 12 राज्यों में 4 दिसंबर तक ही फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी। फिर कम समय होने की शिकायतें बढ़ी और बीएलओज पर बोझ बढ़ा, दबाव बढ़ा, तो यह तारीख 11 तारीख तक कर दी गई, यानी आज तक कर दी गई। आज 11 दिसंबर है और आज आखिरी तारीख थी। और आज फिर चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के लिए नई तारीखें बताई हैं। अब तमिलनाडु में, यह देखिए फॉर्म, राज्य है तमिलनाडु में फॉर्म भरने की तारीख जो है वो अब 14 दिसंबर 2025 कर दी गई है और प्रकाशन की तारीख, यानी जो फर्स्ट ड्राफ्टेड लिस्ट आएगी, वो 19 तारीख कर दी गई है, 19 दिसंबर तमिलनाडु में। इसके बाद आप आइए, तमिलनाडु के बाद गुजरात आइए। गुजरात में फॉर्म भरने की तारीख 14 दिसंबर है, वही जैसे तमिलनाडु में है, और प्रकाशन की तारीख हो गई है वही 19 दिसंबर। इसके बाद मध्य प्रदेश आइए। मध्य प्रदेश में फॉर्म भरने की तारीख 18 दिसंबर कर दी गई है और 23 दिसंबर को 23 दिसंबर को वहां लिस्ट आएगी जो ड्राफ्टेड लिस्ट है। और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ आइए आप, तो छत्तीसगढ़ में भी फॉर्म भरने की तारीख अब 18 कर दी गई है और उसके बाद 23 दिसंबर को यहां भी प्रकाशन होगा। अंडमान और निकोबार में फॉर्म भरने की तारीख 18 दिसंबर है, वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। और यहां पर प्रकाशन की तारीख यहां भी, यानी ड्राफ्टेड लिस्ट की तारीख, जो मतदाता सूची है उसकी तारीख 23 है, 23 दिसंबर 2025। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरने की तारीख 26 दिसंबर कर दी गई है। कहां 14, कहां 18, लेकिन उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर। और ड्राफ्टेड लिस्ट जो आएगी वो 31 दिसंबर 2025, मतलब ये साल का आखिरी दिन, उस दिन। एसआईआर का हाल भी जीएसटी और नोटबंदी जैसा हो रहा है, जिसमें बार बार नियम बदले गए हैं, क्योंकि बीजेपी सोच समझकर फैसले ले ही नहीं सकती। आपने अभी देख लिया कैसे संचार साथी ऐप के साथ हुआ। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसमें बार बार उसे बैकफुट पे जाना पड़ता है बीजेपी को। वैसे संसद में अब भी बीजेपी खुद को सही बता रही है, हालांकि इससे विपक्ष के सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं। आज भी संसद में चर्चा हुई। कल अमित शाह ने राहुल गांधी के सारे सवालों के गोलमोल जवाब दिए और आज इस पर नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने बड़ा हमला बोला है और कि बीजेपी दूसरे तरीके से गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के वोट काटना चाहती है। सुनिए जरा चंद्रशेखर को। देखिए, प्राइम मिनिस्टर उनके बयान की तारीफ नहीं करेंगे तो मेरे बयान की तारीफ थोड़ा ही करेंगे। भाई अपनी पार्टी के लीडर की बयान की तारीफ कौन नहीं करेगा। और जब वो बयान जिस तरह के आक्रोश में तमाम सवालों को ढकने के लिए था, वो भी हम लोगों ने देखा है। किस तरह जब सवाल खड़े हुए, जितना पैसा खर्च हो रहा है इलेक्शन में, इतना खर्च होने के बाद तो गरीब का बेटा तो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और हमने बहुत सारे रिफॉर्म की बात की। कल मुझे पहली बार तकलीफ है कि जब मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया तो मुझे पार्लियामेंट में बोलने से रोक दिया। मैं उनके एक कोट को दोहराना चाहता था, जो ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर की 4-4 बच्चों को कुर्बानी से वोटिंग राइट मिला है और इसी वोटिंग राइट की वजह से उन बस्तियों में जहां गंदगी है, जहां कीचड़ है, जहां रास्ते नहीं है, जहां स्कूल नहीं है, जहां कॉलेज नहीं है, जहां हॉस्पिटल नहीं है, उन बस्तियों में भी बड़े बड़े महलों वाले, बड़े बड़े गाड़ियों वाले, बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े नेता चुनाव के समय जाते हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट। तो जो वोटिंग राइट है ये हमारी शक्ति है
इसको छीनने का प्रयास इस तरह एसआईआर के जरिए किया जा रहा है। इस पर जो सवाल थे उसका जवाब तो सरकार नहीं दे पाई। तो मैं तो ये समझता हूं कि सरकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और मुसलमानों के वोटिंग राइट को जो सामने से नहीं छीन पा रही थी, अब वो एसआईआर के जरिए छीनना चाहती है। इसको हम लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ चाहे सड़कों पर उतर के आंदोलन करना पड़े, या हमने भी कहा एसआईआर अगर कराना है तो पर्याप्त समय तो हो। पहले एसआईआर हुआ है, 6-6 महीने का समय होता, आप जितनी तेजी क्यों कर रहे हैं? कुछ छिपाना चाहते हैं क्या? जिस तरह से लगातार फर्जी वोट बढ़े हैं और कमजोर वर्गों के वोट काटे गए, ये चिंता का मन में चिंता है कमजोर वर्गों के कि उनका वोटिंग राइट बचेगा नहीं बचेगा। और मैं तो बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि चेम्स फोर्ट सुधार समिति के बाद 1935 तक जितनी डिबेट्स हुई हैं, चाहे वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस की हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अकेले व्यक्ति थे। उस समय 15% लोगों को वोटिंग राइट था, और वो भी संपन्न स्वर्ण जाति के लोग थे, गरीब स्वर्ण भी नहीं था, और उसमें भी सिर्फ पुरुष थे। तो बाबा साहब अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने महिलाओं को और कमजोर वर्गों को वोटिंग राइट मिले, बालिग लोगों को, इसके लिए बहिष्कार हितकारिणी सभा से मेमोरेंडम दिया। और लगातार गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट्स में भी बाद में लगातार वो इसको प्रोटेक्शन करते रहे। भारत अकेला ऐसा देश है जहां संविधान के लागू होने के बाद महिलाओं को वोटिंग राइट मिला है। जर्मनी, अमेरिका भी, ब्रिटेन भी ऐसा अपने यहाँ नहीं कर पाया। किसको 20 साल बाद दिया, किसने 30 साल बाद दिया। भारत अकेला ऐसा देश है। इसलिए महिलाओं की वोट का प्रोटेक्शन हो, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों की वोट का प्रोटेक्शन हो, और संविधान को पसंद करने वाले हर व्यक्ति की वोट का जो है प्रोटेक्शन हो। इसलिए हम लोग जो है पार्लियामेंट में सरकार से सवाल कर रहे हैं। तो अभी आप सुन रहे थे यहां पर नागिना से सांसद चंद्रशेखर जो अपनी बात रख रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बातें, और खुद को गरीब का बेटा बताकर 3 बार के सीएम रहने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने खूब सहानुभूति बटोरी। लेकिन असल में गरीबों के हित की बात आए तो पीएम नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं, और यही बात यहां चंद्रशेखर ने कही है। चंद्रशेखर की बात से यही जाहिर हो रहा है। आज चर्चा हो रही थी उसी एसआईआर पर, उसी चुनाव सुधार पर राज्यसभा में, और राज्यसभा में आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह जब अपनी बात रख रहे थे तो संजय सिंह और आसंदी पर बैठे हरिवंश दोनों के बीच जबरदस्त नोक-झोंक देखने को मिली। मामला यही चुनाव सुधार का है, लेकिन जब वहां चुनाव सुधार और एसआईआर की बात आती है तो आसंदी पर बैठे हुए जो वहां अधिकारी हैं, चाहे वो सभापति हो, उपसभापति हो, चाहे यहां लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष हो, वो क्यों तिलमिला जाते हैं, वो क्यों रोकने लगते हैं। एक नमूना देखिए, एक उदाहरण देखिए जरा, संजय सिंह को सुनिए। पर उस दिल्ली के चुनाव में हमने बार बार शिकायत की चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग चुनाव के दौरान दी गई शिकायतों को गंभीरता से लेने और उसका निस्तारण करने के लिए बना है। दिल्ली के अंदर जो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पर सर चुनाव शुरू होने से पहले ही 42,000 वोट काट दिए गए। 42,000 वोट काट दिए गए। उसका कोई कारण पता नहीं क्यों काट दिए गए, वो 42,000 वोट काट दिए गए। मान्यवर इसी विधानसभा के क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव में जिन मंत्रियों के घर में 3 वोट था, जिन सांसदों के घर में 5 वोट था, वहां किसी के घर में 33 वोट हो गया, किसी के घर में 26 वोट हो गया, किसी के घर में 22 वोट हो गया। और इसका सारा प्रमाण मान्यवर हम लोगों ने चुनाव आयोग को लिख कर दिया। तो आप तो कहते हैं मुसलमान देश की आबादी बढ़ा रहे हैं, आप तो 6-6 महीने में 18-18 साल के बच्चे बढ़ा ले रहे हैं, 33-33 वोट बढ़ा ले रहे हैं। ये कहां से आ रहे हैं, ये कहां से आ रही है, आबादी आपकी कैसे बढ़ रही है। दिल्ली में पूरी तरीके से आपने चुनाव का घपला किया, जिसका हम लोगों ने लिखित शिकायत दी थी। एक ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने 11,000 वोट कटवाने के लिए शाहदरा में एप्लीकेशन दी थी। 24 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 4800 वोट कटवाने की एप्लीकेशन जनकपुरी में। सर चुनाव की गड़बड़ी, सर हमने सर चुनाव की गड़बड़ी, क्या सर चुनाव की गड़बड़ी पे हम नहीं बोल सकते। सर फिर हमारा टाइम जा रहा है, सर फिर हमारा टाइम जा रहा है। स्पीक ऑन द सब्जेक्ट, आपका समय जा रहा है क्योंकि आप विषय से बाहर बोल रहे हैं। सर आप बताइए, चुनाव की गड़बड़ी पे मैं नहीं बोल सकता। सर मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या चुनाव की गड़बड़ी पे मैं नहीं बोल सकता? आप चुनाव में हो रही गड़बड़ियों पे नहीं बोल सकता। इलेक्शन रिफॉर्म्स के पक्ष और विपक्ष में हम इलेक्शन रिफॉर्म्स कैसे होगा जब गड़बड़ियां नहीं बताएंगे सर? उन चीजों के बारे में जब गड़बड़ियां बताएंगे तो रिफॉर्म्स कैसे होगा? संसद में उठा चुके हैं जिन चीजों को। सर मैं आपसे हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूं, एक सेकंड प्लीज सर, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, चुनाव की गड़बड़ियों के बारे में अगर सदन को आपको नहीं बताऊंगा सर, तो उसका रिफॉर्म्स कैसे होगा?
तो दिल्ली में अगर एक गड़बड़ी हुई है, जरूर आप बोले, ये आपका अधिकार है, पर स्पेसिफिक जो उदाहरण दे रहे हैं उसके बारे में पहले आप उठा चुके हैं, वो अमान्य हो चुकी है चीजें। प्लीज नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, सर आपका समय जा रहा है, प्लीज कम ऑन द सब्जेक्ट। दिल्ली के अंदर बड़े पैमाने पर वोट काटे गए और चुनाव में खुलेआम गड़बड़ियां की गई। अब बात करते हैं, तो सुन रहे थे आप, यहां पर दिल्ली की बात हो या उसके बाद इन्होंने बिहार की भी बात रखी, लेकिन बोलने नहीं दिया गया। जब चुनाव सुधार की बात हो रही है तो चुनाव में हुई गड़बड़ियों के बारे में उसको इंगित अगर ना किया जाए, उसके बारे में बात ना बताई जाए, तो फिर आखिर सुधार की बात क्या कर सकते हैं। और यही बात यहां संजय सिंह कह रहे थे। तो आप देख लीजिए कि कैसे विपक्ष को दबाने की कोशिश होती है, आप सदन के अंदर रहें या सदन के बाहर रहें, और खासकर जब चुनाव में आप रहें तो चुनाव में जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है, क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल पाता है? उस ढंग के मैदान तैयार होते हैं, समतल मैदान, जहां पे दोनों पक्ष बराबरी से मुकाबला कर पाए। 10,000 रुपए प्रत्येक महिलाओं को बिहार में पहले से दे दिया जाता है। जिनको नहीं मिला उनको यह आश्वासन दिया जाता है कि वोट दे दो, उसको बाद में हम आपको 10,000 रुपए आपके अकाउंट में डलवा देंगे। जब वोट खरीदना ही है, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में मशीन में कुछ गड़बड़ियां पैदा करके उसमें गड़बड़ियां करना ही है, जब वोटर लिस्ट में से उन लोगों के नाम हटाने ही हैं जिन लोगों के नाम जो आपको वोट नहीं करते हैं, ऐसी तमाम तरह की काउंटिंग के समय कुछ और गड़बड़ियां करनी है, ऐसी सारी चीजों को अगर आप लेके आएंगे तो चुनाव तो आप ही जीतेंगे। और उसके बाद जब चुनाव सुधार की बात होगी वहां पे आप बोलने नहीं देंगे, तो फिर क्या देश किस दिशा में जा रहा है? एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच राहुल गांधी के नए दांव में कैसे फंसी है बीजेपी, यह चर्चा जरूरी है। इसलिए कि डूबते को तिनके का सहारा कहते हैं ना, यह तिनके का सहारा क्या है, इस चर्चा में अभी हम निकाल के लाते हैं कि तिनके का सहारा क्या है। राहुल गांधी की बात हम यहां क्यों कर रहे हैं? कल के उस बाइट को हमने राहुल गांधी और अमित शाह की बाइट को आपको क्यों दिखाया, ये भी समझेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ साथियों से आपकी मुलाकात करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रशांत टंडन जी, शकील अख्तर जी, प्रफुल्ल कोलख्यान जी और धनंजय जी। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। संसद के अंदर और आज इसी SIR पर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी एक छोटी सी बहस हुई है, सुनवाई हुई है, और उसको हम लोग लाइव लेके आए थे आपके पास, लेकिन संसद के अंदर जो बहस 2 दिन से चल रही है, कल हुई और आज हुई, उस बहस से क्या निकला इस पे चर्चा करें। लेकिन उससे पहले आज का माहौल क्या था? राहुल गांधी ने आज फिर कहा कि थोड़ा सा वो घबराए हुए, परेशान, टेंशन में क्यों नजर आ रहे थे अमित शाह, और कल से लेकर आज तक, और जब चुनाव की बात, चुनाव सुधार की बात, SIR की बात आती है तो क्यों सत्ता पक्ष परेशान नजर आता है। जल्दी से चलते हैं शकील जी आपके पास, क्या कुछ हुआ आज दिन भर जरा बताइए, और फिर आगे बढ़ेंगे, विश्लेषण करेंगे फिर उस पर। राजीव जी, सबसे पहले आज जो है वंदे मातरम पर डिबेट खत्म हो गई। राज्यसभा में आज नड्डा ने अपना जवाबी भाषण दिया, लेकिन सबसे मजेदार बात यह रही कि नड्डा जी जो हैं वो जनगण मन नेशनल एंथम जो हमारा है उसको छोटा दिखाने लगे, और तुलना करते करते वो यहां तक पहुंच गए कि वंदे मातरम को ही हमारा नेशनल एंथम बनाना चाहिए। मतलब सरकार इस दिशा में जाती हुई दिख रही है कि वो भारत का जो नेशनल एंथम है, जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसको बदलने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने सख्त विरोध किया और कहा कि दोनों का समान महत्व है, लेकिन नड्डा जी यही कहते रहे कि नहीं, नेशनल एंथम बड़ा है, वो जो नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वो छोटा है। दोनों में तुलना, लगातार तुलना। दोनों महान गीत है राजीव जी, और दोनों कांग्रेस के चुने हुए हैं। उनमें कैसे तुलना हो सकती है? क्या एक साथ 2 बड़े गीत नहीं हो सकते? दोनों का आजादी के आंदोलन में योगदान था। और आपका गीत कौन सा है जो कितने लोगों को याद है? एक सर्वे करा लीजिए तो मालूम पड़ जाएगा कि आपका जो गीत है वो कितने लोग जानते हैं। तो ये हम इसीलिए बता रहे थे कि वंदे मातरम पे आज समाप्त हो गई, और वंदे मातरम पर सरकार SIR से पहले इसीलिए चर्चा लेके आई थी
कि इससे एसआईआर दब जाएगा, चुनाव सुधार दब जाएगा और वंदे मातरम पर कांग्रेस जो है मुश्किल में पड़ जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा। इतने तथ्य आए, इतने सबूत आए, इतने दस्तावेज आए और लोगों ने इतना पढ़ा कि सब एक स्वर में इस बात को कह रहे हैं कि वंदे मातरम पर सरकार के पास कुछ नहीं था। वंदे मातरम पर विपक्ष या कांग्रेस ने वो तथ्य प्रस्तुत किए जिनका कोई जवाब सरकार नहीं दे पाई। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, जो चुनाव सुधार पे बात हो रही है और राज्यसभा में आज से ये डिबेट शुरू हो गई, वहां अजय माकन ने इसकी शुरुआत करी राज्यसभा में। और आपने जो भी बात करी एक अपने शुरुआती वक्तव्य में, लेवल प्लेइंग फील्ड, बहुत अच्छी बात है। और माकन ने भी यहीं से शुरू किया। उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड आप नहीं दोगे, आप लोकतंत्र को खत्म कर दोगे। देश को सब कुछ चाहिए मगर सबसे पहले लोकतंत्र चाहिए और लोकतंत्र को लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया बड़ा मजेदार, सुनने लायक है। 2004 में बीजेपी के पास, बीजेपी के फंड में पैसा था 150 करोड़ रुपए, कांग्रेस के पास था 221 करोड़ रुपए। सत्ता पक्ष और विपक्ष में कि 60-40 का रेशियो होता है करीब करीब, ये था, ठीक था। 2004 से अब आ गए 2024 में, 25 में, मतलब 24 तक का रिकॉर्ड उपलब्ध है। चुनाव आयोग अपने उस पर डालता है, वहीं से अजय माकन ने लिया। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की साइट से मैंने लिया है 2004 का लेवल प्लेइंग फील्ड। 2024 में क्या हुआ? बीजेपी के अकाउंट में है 10,160 करोड़ रुपया, 10,160 करोड़, और कांग्रेस के 133 करोड़। चल मैं कोषाध्यक्ष भी हूं कांग्रेस का, यहां तो मैं राज्यसभा का सदस्य हूं। तो एज ए कांग्रेस का कोषाध्यक्ष मैंने बात करी कॉरपोरेट से, जो उन्हें भी चंदा देते हैं, हमें भी देते थे। उन्होंने कहा साहब अगर हम उन्हें 90% देते हैं तो आपको हम 10 भी नहीं दे सकते। अगर हम 10 भी दे दें तो ईडी और आईटी आ जाती है। माकन ने कहा कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड होगी? ये पूरे के पूरे आंकड़े हैं जो उन्होंने बताए हैं, ऑन रिकॉर्ड है, राज्यसभा की कार्रवाई में है, लिए जा सकते हैं। आप कहेंगे तो हम और भी सारे बता देंगे। तो ये हाल है। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों ने मुझसे कहा कि 5% भी देना आपको मुश्किल है। हम चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र रहे, विपक्ष मजबूत हो, लेकिन जैसे ही उन्हें खबर होती है ईडी आईडी आ जाती है। एक और बड़ी खास बात जो अभी आपने बताया कि एसआईआर की तारीखें बढ़ गई हैं, यूपी में भी बढ़ गई है, दूसरे राज्यों में भी बढ़ गई है। आज कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ने एक बड़ा जबरदस्त बयान दिया, अजय राय ने जी। उन्होंने कहा है और कि एसआईआर चुनाव आयोग की प्रक्रिया है और उसकी समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। क्यों, कैसे? उन्होंने कहा कि सीएम अपनी काशी यात्रा पर एसआईआर की चुनाव प्रक्रिया की समीक्षा कर रहे हैं। आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी में कैसे कर रहे हैं? और हम आपको एक मजेदार बात बताएं, आज जब राज्यसभा में शुरू हुई चुनाव सुधार पे बहस, तो चेयरमैन सभापति ने बड़े शब्दों में कहा शुरुआत में, बहस शुरू होने से पहले कि आप लोग कीजिए कि चुनाव एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। इसलिए आप लोग बोलते समय यह ख्याल रखें कि कोई ऐसी बात न हो, वो इन सबों से परे है। एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, और उस ऑटोनोमस बॉडी का काम की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी कर रहे हैं। अजय राय ने, उत्तर प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने, बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि ये लोकतंत्र की हत्या जैसा है। किस तरह से उनको समीक्षा का अधिकार मिला है, और उनकी समीक्षा का मतलब है कि वोटों की हेराफेरी की शुरुआत ये हो गई जी। तो ये सारा आज आपको दोनों सदनों का ये है। और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है बिहार में, चूंकि सबसे बड़ा सभी कह रहे हैं इस बात को, पूरा विपक्ष कह रहा है इस बात को कि ये जो वंदे मातरम आप लाए हैं बिहार के चुनाव को लेके आए हैं,
बिहार के बंगाल के चुनाव चुनाव, के बंगाल के कारण चुनाव। लेके आए हैं। बस सॉरी, बंगाल के चुनाव के कारण लेके आए हैं। आपके दिमाग में बंगाल का चुनाव है, और कल अमित शाह ने बोल भी दिया कि हम बंगाल का चुनाव भी जीतेंगे, जैसे हरियाणा का बोला था, जैसे बिहार का बोला था। कैसे जीतेंगे? कहले हम वो भी जीतेंगे। खैर, तो आज जो ममता बनर्जी ने कहा है बीजेपी को दंगाई पार्टी, तो ये पहली बार ममता बनर्जी ने नहीं कहा है। ये ज्योति बसु ने भी कहा था बीजेपी को बर्बर पार्टी, और उस टाइम वाजपेयी बड़ी शिकायत लेके ज्योति बसु के पास गए थे, और ज्योति बसु ने कहा उनसे, वाजपेयी जी से, कि जो दंगा करते हो, वहां बाबरी मस्जिद तोड़ दी, देश भर को संकट में डाल दिया, ये बर्बरता नहीं है तो और क्या है? बर्बर पार्टी नहीं कहूं तो तुम्हें क्या कहूं? और आज वही बात जो है ममता बनर्जी दोहरा रही है कि ये दंगाई पार्टी है। तो दोनों विषयों पे, चाहे वो वंदे मातरम हो, चाहे वो चुनाव सुधार हो, सरकार को ये उल्टा पड़ा है। पूरा माहौल जो है वो सरकार के खिलाफ गया है, बीजेपी के खिलाफ गया है। लेकिन प्रचार में, नैरेटिव बनाने में वो बीजेपी अभी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जी, आज सुबह की सबसे बड़ी खबर ये थी कि जो कल हुआ सबने देखा, आज सुबह सबसे पहले ये कहना शुरू किया गया कि राहुल गांधी कमजोर पड़ गए। लोगों ने पूछा कहां कमजोर पड़ गए? कहले वो लोकसभा में। तो जिस राहुल गांधी ने स्पष्ट चैलेंज किया, और आज भी किया, कि आइए डिबेट कर लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं। जो अमित शाह की प्रतिक्रिया थी, इतनी तेज प्रतिक्रिया थी, वो इस चैलेंज शब्द में ही थी। जी, चैलेंज वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? राहुल गांधी ने कहा मैं चैलेंज करता हूं। तो आज वो उल्टी गंगा बहाने की कोशिश की जा रही है। कल से पहले तक, जब तक अमित शाह पिक्चर में नहीं आए थे, आप देखिए कितनी मजेदार बात है। खेल व्यक्तियों को लेके सारा बीजेपी में, बीजेपी की पॉलिटिक्स, आरएसएस, नीति, कार्यक्रम, किसी से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ व्यक्तियों को मोदी जी, अमित शाह मोदी जी। तो कल जो राहुल ने कहा कि गलत शब्द का इस्तेमाल कर लिया, राहुल ने उस शब्द को अपने ट्विटर से भी लिख दिया है, ट्वीट में भी कर दिया है राहुल ने उस शब्द को। तो वो सारा का सारा इसी प्रतिक्रिया से उपजा है कि राहुल गांधी चैलेंज कर रहे हैं। राहुल गांधी का चैलेंज करना जो है उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके जो छवि है उन्होंने जो बना रखी है अमित शाह ने और मोदी ने, कि हम से कोई बात सकता, हम सबसे ऊपर 56 इंच की छाती है, आंखें हैं, तो वो जो है राहुल गांधी बार बार तोड़ देते हैं उसको। और राहुल गांधी कहते हैं कि आप भी एक संसद के अंदर उसी तरह हैं जैसे हम हैं और बाकी लोग हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं जल्दी से प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, अब दोनों सदनों में चर्चा और खासकर एसआईआर पे या चुनाव सुधार पे हो गई, लेकिन कल से लेकर आज तक बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा, और खासकर अमित शाह के मुंह से अपशब्द आना, उसके बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रियाएं, और मीडिया है, पूरा तंत्र है। और अभी शकील जी ने बता दिया कि 100 कुछ करोड़ रुपए वाली भाजपा, 100 कुछ करोड़, 100 करोड़ कुछ इतना ही था। कितना था शकील जी 2004 में? 2004 में 150 करोड़ रुपए, 150 करोड़, 2024 में 10,160 करोड़ रुपए। देखिए, तो 150 करोड़ से 10,000, 10,500 करोड़ तक पहुंचने वाली भाजपा पिछले 20 साल में, कितना है 20 साल में, 2004 से 2024 का आंकड़ा है ये। 20 साल में पहुंचने वाली भाजपा के पास सब कुछ है, पूरा धन बल तंत्र सब कुछ है, मीडिया है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये घबराहट क्यों है, ये डर क्यों है? चैलेंज दिए थे राहुल गांधी, और राहुल गांधी को आप ऐसे ही कुछ भी समझते हैं तो चैलेंज स्वीकार कर लेते। प्रशांत जी, देखिए परेशानी किस बात की है, ये राहुल गांधी ने एक एक चीज करके बीजेपी की जो आर्मरी है, जो उनके पास हथियार है, वो उनसे छीन लिए हैं। चुनाव आयोग उनके पास आखिरी हथियार बचा है, गोदी मीडिया और चुनाव आयोग। गोदी मीडिया का इलाज जो है वो धीमे धीमे डिजिटल मीडिया के एक्सपेंशन के साथ हो रहा है। चुनाव आयोग से हिसाब किताब राहुल गांधी कर रहे हैं, और इनको मालूम है, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं मान के चलता हूं कि बीजेपी अब एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे नहीं काम कर रही है।
अब मोदी और अमित शाह हैं, यही बीजेपी है, यही आरएसएस, यही सरकार है। तीसरा इसमें कोई है नहीं, बाकी सब मुखौटे हैं। वाजपेयी जी ने एक बार कहा था मुखौटों की बात, ये बाकी सब मुखौटे हैं। तो मैं इस पे आऊंगा, लेकिन जरा एक बार इस पे बात करते हैं कि जो राष्ट्रगान पे और राष्ट्रगीत पे जो कंट्रोवर्सी है। देखिए, ये सारी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो जब 20वीं शताब्दी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और तमाम देश आज़ाद हो रहे थे कॉलोनी से, ब्रिटिश कॉलोनी से, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नया मैप बन रहा था दुनिया का, उस वक़्त सब सेटल हो गया था। झंडा कैसा होगा, नाम क्या होगा, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत क्या होगा, ये सब तय हो चुका था। और आप देखिए, केवल और केवल भारत में जो लोकतांत्रिक देश है, ये सब बातें अब डिस्कस हो रही हैं। कभी सुना आपने कि जर्मनी ये डिस्कस कर रहा हो, फ्रांस डिस्कस कर रहा हो, इंग्लैंड डिस्कस कर रहा हो, अमेरिका डिस्कस कर रहा हो कि जॉर्ज वॉशिंगटन का रोल क्या था, अब्राहम लिंकन का रोल क्या था? कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, ये केवल यही लोग डिस्कस कर रहे हैं। और अगर बांग्ला अस्मिता को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं तो वो उल्टा गिर गए। एक ही शब्द पे जो पकड़ लिए गए, बंकिम दा। और मैं याद दिला दूं आपको, 2021 का जो चुनाव हो रहा था वेस्ट बंगाल में, और आखिरी फेज का चुनाव था, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति खंडित हो गई थी अमित शाह के रोड शो के दौरान जी। और उस फेज में बीजेपी साफ हो गई थी, बुरी तरीके से बीजेपी साफ हो गई थी। तो ये अगर आप, ये बहुत ही स्लिपरी स्लोप है, यहां पे अगर आपसे जरा भी चूक हुई तो ममता बनर्जी से आप लड़ने जा रहे हैं बंगाली अस्मिता को लेकर, वो वहीं की पार्टी है, आप गुजराती लोग हैं, तो बड़ा मुश्किल आएगा। इसमें एक भी गलती होगी आप ममता बनर्जी को जो है वो थाली में रख के उनको मुद्दा दे देंगे, और ये उन्होंने मोदी जी ने दे दिया। जैसे अमित शाह के रोड शो के दौरान ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति खंडित होने के बाद हुआ था, वही हो जाएगा। अब जरा राहुल गांधी की बात करते हैं। देखिए, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स बहुत गंभीर पॉलिटिक्स है। दो एस्पेक्ट अभी के ताजा के बताता हूं। कल राहुल गांधी की एक बैठक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ जी। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर। कमरे में 3 लोग हैं, सबसे ताकतवर 2 लोग सरकार पार्टी में, मोदी और अमित शाह, और तीसरे राहुल गांधी विपक्ष से। तमाम केसेस है राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कुछ भी कर सकते थे टीम। क्या हो, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कोई हो जाता, इन्हीं लोगों का अपॉइंटी, और जो फाइनली होगा भी तो क्या होता। लेकिन राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने उस पर मंजूरी नहीं दी, और साथ में एक विरोध पत्र दिया है, डिसेंटिंग नोट। वो डिसेंटिंग नोट क्या है? डिसेंटिंग नोट ये कि जो कैंडिडेट आए थे मोदी और अमित शाह की तरफ से, सरकार की तरफ से, उस कैंडिडेट में एक भी दलित, एक भी आदिवासी, एक भी मुसलमान, एक भी ओबीसी कैंडिडेट नहीं था। इस बात को राहुल गांधी ने दर्ज किया है और लिख के दिया है। ये फाइल में चला गया हमेशा के लिए। कल वो फाइल बाहर लीक होगी तो एक अखबार की खबरें बनेंगी। लेकिन ये बड़ा कदम है जो राहुल गांधी ने लिया। हिम्मत चाहिए और कन्विक्शन चाहिए पॉलिटिक्स का, और एक्सपोज कर दिया इसको। मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी को इस पे बोलना चाहिए था।
कि उन्होंने एक्सपोज कर दिया मोदी अमित शाह को वहीं उसी बंद कमरे में कि आप जो कैंडिडेट की लिस्ट लेकर आए उसमें एक भी आदिवासी, दलित, ओबीसी, मुसलमान, माइनॉरिटी नहीं है, यानी सब हिंदू अपर कास्ट हैं। यही तो मनुवाद है। अब दूसरा मामला राहुल गांधी का कि जो एसआईआर या चुनाव आयोग पे वो निशाना साध रहे हैं। देखिए, भविष्य के राजनेता जब ये सब मामले सामने आएंगे, अभी तो बहुत सारी चीजें ढकी हुई हैं, जब ये मामले सामने आएंगे कि किस तरीके से देश में चुनाव हुए इस दौरान, तो लोगों की आंखें खुल जाएंगी। विश्वास नहीं होगा ऐसे ऐसे किस्से सामने आएंगे। यही लोग जो रिटायर हुए बोलना शुरू करेंगे। जरा एक बार डर खत्म होगा तो बोलना शुरू करेंगे। तब लोगों को समझ में आएगा कि राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पे क्यों लगातार हमलावर थे। एकदम 100% कॉम्प्रोमाइज हो गया है। अमित शाह जो कह रहे हैं वो उस बात में दम है कि वो चुनाव नहीं हारेंगे अगर वो नहीं चाहेंगे तो। ये उन्होंने पकड़ लिया इलेक्शन कमीशन को। और ये क्यों पकड़ा है? क्योंकि वो अब जान रहे हैं, मोदी और अमित शाह, मैं किसी और तीसरे की बात नहीं कर रहा हूं, मोदी और अमित शाह को समझ में आ गया है कि उनका पॉपुलर सपोर्ट अब नहीं बचा है। हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स अब कमजोर पड़ गई है। 2026 में आने वाले चुनाव में अगर लेवल प्ले फील्ड होगी तो सारे चुनाव हारने जा रहे हैं। सब चुनाव मुश्किल है। असम भी मुश्किल है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल तो मुश्किल है ही, केरल तो असंभव है, लेकिन असम भी मुश्किल है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ही एक रास्ता है। और क्योंकि राहुल गांधी ने मुद्दा उठा दिया वोट चोरी का, हरियाणा का, महाराष्ट्र का और अलंग और महादेवपुरा का, तो इन्होंने सोचा कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। अब ये शाम को वोट परसेंटेज बढ़वा के नहीं काम चलेगा, वोटिंग लिस्ट ही चेंज करवाओ। ये काम हो रहा है कि बगैर नई वोटिंग लिस्ट के चुनाव नहीं कराएंगे। ये इस बात को विपक्ष की सब पार्टियों को समझना चाहिए कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो बेसिकली ये आखिरी दुर्ग है। इसको अगर विपक्ष ने गिरा दिया जी, तो जो पॉलिटिक्स है मुद्दों की उस पे वो खत्म हो चुके हैं। 90 रुपए डॉलर पे, डॉलर 90 पर है, बेरोजगारी है जी, 90 के ऊपर बेरोजगारी है, कर्जे हैं, नौकरियां नहीं हैं, काम धंधे नहीं हैं। और इस बीच में आपका हिंदू मुसलमान का नैरेटिव भी नहीं चल रहा है। तो ये आखिरी दुर्ग है चुनाव आयोग, उसी के बल पे है ये दोनों लोग। जी राजीव जी, चुनाव आयोग पे और चुनाव सुधार पे 2 दिन लगातार लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होती रही, लेकिन इस चर्चा से क्या हासिल हुआ यहां जाए, लेकिन उससे पहले आखिर क्यों परेशान है भाजपा, और वो भी राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने सीधा चैलेंज दिया था, लेकिन क्यों हड़बड़ा गए, क्यों तिलमिला गए, क्यों परेशान हो गए, और यहां तक कि अमित शाह अपशब्द बोलने लगे। आखिर कारण क्या है? जब आपके पास सब कुछ है, अब आपकी पार्टी 10,000 करोड़ से ज्यादा बड़ी, मतलब इतने पैसों वाली पार्टी हो गई है। इसके अलावा कितने आपके संपत्तियां कितनी हैं, अचल संपत्तियां हैं, वो अलग है। ये तो जो पैसे मिले हैं चंदा वो है 20 साल में, और उसके बाद भी आप इतने परेशान क्यों हो गए? आखिर कहां? और यही राहुल गांधी पकड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए, और अगर गड़बड़ी है तभी तो आप डर रहे हैं। धनंजय जी आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं, फिर प्रफुल्ल जी आपके पास आता हूं। धनंजय जी, कैसे देखते हैं इसको आप? शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, हालांकि शुरुआत महाराष्ट्र भी नहीं, कल एक गलती यहां पर और कर दी कल अमित शाह ने, कहे कि जहां ये हारते हैं उसको लेके चले आते हैं। सबसे पहले तो कर्नाटक से शुरुआत की थी, जहां जीत के आए थे। कर्नाटक में जीते थे, हारे नहीं थे। कर्नाटक के महादेवपुरा की बात थी, उसके बाद महाराष्ट्र आए, उसके बाद हरियाणा गए, और अब बिहार की बात हो रही है। कैसे देखते हैं धनंजय जी? जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल।
बिल्कुल। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे प्रशांत भाई। आखिरी दुर्ग चुनाव आयोग, आम आदमी का भरोसा तो लगातार टूटा है, हर जगह से टूटा है, वो चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कोई और प्रदेश हो। हर तरफ देखिए आम आदमी नाराज खड़ा है, हर जगह आम आदमी को शिकायत है। और अब तक जो शिकायतें सिर्फ जो है कहा जाता रहा कि गरीब लोगों को है, लेकिन अब तो एयरपोर्ट पे भी लोग शिकायत कर रहे थे। जो हुआ, जो इंडिगो के बाद इंडिगो का संकट जो हुआ, और इंडिगो के संकट में जिस तरह से सरकार चुप रही, और जिस तरह से पूरा मिडिल क्लास जिसके कंधे पे चढ़ करके बीजेपी यहाँ आई है, वो कैसे कराह रहे थे। और अब जो कूपन देने की बात कर रहे हैं वो तो अलग है ही। लेकिन सवाल उठता है कि राहुल गांधी, जो आपने सवाल किया, जो आपने विषय रखा है आज, राहुल गांधी ये आज से नहीं, राहुल गांधी तो 2014 से सवाल उठा रहे हैं। चुनाव नोटबंदी आज की, नोटबंदी से लेकर के अब तक लगातार चैलेंज किया है। जो कॉन्फिडेंस है राहुल गांधी का, वो कॉन्फिडेंस ये है, राहुल गांधी लगातार जो कहते हैं आगे जाकर के ये अमित शाह जी को नहीं पता है। आपकी आवाज जा राहुल रही है गांधी सच बोल रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये धनंजय है जी, आपकी आवाज, जी आपकी आवाज जा रही है धनंजय जी। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है जी। जी, लेकिन दिक्कत ये है अमित शाह जी को कि अमित शाह जी को पता है कि उनकी पार्टी के पीछे जो बैकबोन है संघ, दोनों प्रोपेगेंडा और झूठ पे खड़े हैं। वो हर जगह विवाद खड़ा करना चाहते हैं, वो हर जगह भेदभाव खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन ये भेदभाव और ये विवाद आम आदमी तक इस तौर पे पहुंच रहा है कि आम आदमी को लग रहा है कि हमारी चीजों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये केवल और केवल इनकी मंशा जो है वो कैसे नेहरू पे सवाल उठाया जाए, कैसे सोनिया गांधी पे सवाल उठाया जाए, कैसे राहुल गांधी पे सवाल उठाया जाए। और विपक्ष जो सवाल कर रहा होता है संसद में, विपक्ष सवाल कहां से लेकर के आता है? विपक्ष सवाल लेकर के आता है आम आदमी की पीड़ाओं से उठा करके लाता है। जो SIR हो रहा है उसमें आम आदमी को कितनी परेशानी है, जिनके नाम काटे जा रहे हैं, और उसके बाद मंत्री बयान दे रहे हैं। आपने बताया ही कि किस तरह से आदित्यनाथ जो है वो समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करने की जिम्मेदारी उनकी है। जो मध्य प्रदेश के मंत्री बोल रहे हैं गोविंद राजपूत कि जिसका SIR में नाम नहीं होगा उसकी सारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी, उनका आधार कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा। ये क्या है? ये आम आदमी की पीड़ा है। और आप चर्चा करने के लिए आते हो, संसद में क्यों आते हैं? संसद में आते हैं समस्या का समाधान निकालने के लिए। पक्ष और विपक्ष दोनों बैठ करके समस्या का समाधान निकालेंगे। लेकिन बीजेपी की मंशा समस्या का समाधान निकालना नहीं, बीजेपी की मंशा है समस्या और एक खड़ी कर देना, जो आज नड्डा ने किया। एक तरह से देखिए कि आप आए थे वंदे मातरम पे चर्चा करने, और आपने कहा कि ये जो नेशनल एंथम है उसको बैठ करके चर्चा नहीं की गई, उसको आपने उठाया। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि नेशनल एंथम होगा और नेशनल एंथम बना दिया, कोई डिबेट नहीं किया। तो ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? आम आदमी के पास नौकरी नहीं है। अभी देखिए राजस्थान में क्या हुआ है आज, इथेनॉल की फैक्ट्री है, उसके खिलाफ जो है पूरे किसान भिड़ गए, गोली चली, लाठी चली, आंसू गए छोड़े गए, कारें जलाई गई, गाड़ियां जलाई गई। क्या हाल है? ये देश में, पूरे देश में ऐसी स्थिति है, हर जगह ऐसा हो रहा है। लेकिन सरकार उन मुद्दों का एड्रेस इसलिए नहीं कर पा रही है कि उसको पता है कि जब उस मुद्दों को एड्रेस करेंगे तो फंसेंगे। वंदे मातरम वाले प्रसंग पे फंसे, सारा सच सामने आ गया। आप याद कीजिए राजनाथ सिंह जिस मामले को उठाया था, राजनाथ सिंह जी ने, वो नेहरू जी ने बाबरी मस्जिद के लिए सरकारी खजाने से पैसे देने की बात कही, और जो मनी बेन की डायरी का जिक्र किया था, आपने देखा होगा वीडियो, जिसमें जयराम रमेश जो है वो एक पत्रिका डायरी का एक अंश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लीजिए पढ़ लीजिएगा, हालांकि गुजराती में इसमें लिखा है, कहीं नहीं लिखा है जो आप बता रहे थे। तो ये हर जगह उनका पोल खुल रहा है, आम आदमी के बीच, नेताओं के बीच में, और कहीं सीधे मुंह जवाब देने वाली पोजीशन में नहीं है। चाहे हरिवंश जी हो, चाहे वो जो नए वाले राज्यसभा के जो सभापति आए हैं, चाहे जो हरिवंश जी हैं या बिड़ला जी हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये चिड़चिड़ाहट जो है, जो आप गौर किया होगा आपने कि लोकसभा में जब भी राहुल गांधी बोलते हैं
तो सबसे ज्यादा टोका टोकी जो है वो खुद लोकसभा अध्यक्ष करते। कुछ भी राहुल गांधी बोल दे, उनको टोकना जरूरी है। और राहुल गांधी ने इस बार जब टोका तो आपने देखा कि किस तरह से अमित शाह जी माथा खुजाने लगे। अरे आपको चुनाव सुधार पर राय देनी है, राय लेनी है, आप चुनाव सुधार पे बात ही नहीं कर रहे हो, आप पुरानी कहानी सुना रहे हो जो सच नहीं है, जो झूठ है। तो मैं कह रहा हूं कि जो अब राहुल गांधी जो कहते आ रहे हैं यहाँ से अब बिल्कुल सही है कि एक दीवार और बची है। वो दीवार है, हालांकि मैं एक दीवार और मानता हूं, भले छोटा गड्ढा है, बल्कि दीवार भी नहीं कहिए, जो गटर मीडिया है वो एक गड्ढा है जिसको भी उसको ही पार करना है। सबसे बड़ी जो क्रिएट कर रखी है केओस, वो गटर मीडिया का रोल है उसमें। और बाकी जो समझ में आ गया है अमित शाह जी को, समझ में आ गया है मोदी जी को। आप याद कीजिए ना कि मोदी जी ने वंदे मातरम पे चर्चा 1 घंटा बोला और उसके बाद गायब हो गए, फिर नजर ही नहीं आए मोदी जी कहाँ। क्यों नहीं? आप ही चर्चा आपकी शुरुआत कर रहे हैं, इतने महत्वपूर्ण विषय पे बात कर रहे हैं, 150वें साल बनाया जा रहा है, उसकी जयंती मनाई जा रही है, और आप है नहीं, आप सुन नहीं रहे लोग क्या कर रहे हैं। आप उसको निंदा का एक एजेंडा लेकर के चल रहे हैं कि कैसे नेहरू जी को गाली दी जाए। वोट चोरी का जो मसला है, जो चुनाव सुधार का मसला, उसमें कहीं आप बात नहीं कर रहे हैं। लोगों के अधिकार को लोकतंत्र से गला घोटा जा रहा है, इस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है। आज भी देखिए क्या बयान दिया अमित शाह जी, क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं? चुनाव आयोग की तरफ से वो बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? यहाँ हो गया, वहां हो गया, कहाँ हो गया। और जब आप घुसपैठिया का जिक्र करते हैं तो आपके मोबाइल पे शायद कोई कॉल आता है, शायद तभी वो आपकी आवाज डाउन हो जाती है। खैर, ओके जी धनंजय जी। तो मैं कह रहा था, मैं समझ गया, वो व्हाट्सएप वाला वो खुला रहता है इसलिए वैसा। जी। तो मैं कह रहा था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं कह रहा था कि आखिरी बात कि अब जो है इनको समझ में आ गया है कि भाई अब बहुत लंबा चलने वाला नहीं, ये झूठ की जो दुकान हमारी है वो बंद होने वाली है। और राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि राहुल गांधी हर जगह सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उसको लोग अब मान रहे हैं, उनको थेथराई करके भले आप उनकी बातों को काट दीजिए, लेकिन बाद में जाकर के वही सच होता है, चाहे मोनोपोली की बात हो, चाहे कोई बात हो। तो बहरहाल मुझे लग रहा है कि अब जो है धीरे धीरे वो पतन की तरफ बढ़ रहे हैं, और चुनाव आयोग कब तक उनको बचा पाएगा ये भी देखने वाली बात है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा आगे बढ़ते हैं, जल्दी से प्रफुल्ल जी को भी स्क्रीन पर ले आइए। प्रफुल्ल जी, आप इस पूरे डिबेट को आपने सुना होगा, और इस डिबेट में और सबसे हॉट टॉपिक कल गाली, अपशब्द, और उसके बाद कह रहे हैं अगर कुछ मैंने गलत बोला है तो उसको हटा दी। बहुत ही सामान्य भाषा में, सामान्य भाषा तो अलग रख दीजिए, मतलब उनकी जो प्रतिक्रिया थी गृह मंत्री की, अजीब प्रतिक्रिया थी, बहुत अजीब थी। हालांकि हटा दिया गया, ठीक है, नॉट इन रिकॉर्ड, लेकिन सवाल यही उठता है ना कि गृह मंत्री अगर ऐसा करेंगे तो फिर आगे कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा? जिनका काम ही है ऐसी चीजों पर रोक लगाना, वही गाली देने लगे। और इसके बाद फिर राहुल गांधी ने कल से लेकर आज तक, कल उन्होंने ट्वीट किया इसी मसले को, आज आपने सुन लिया, लेकिन राहुल गांधी बहुत संयमित नजर आए, बहुत ज्यादा संयमित नजर आए। और आज भी जो अपना वक्तव्य जो बयान दे रहे थे वो भी बहुत संयम के साथ दे रहे थे, लेकिन कह रहे हैं कि बहुत टेंशन में नजर आ रहे हैं। आपके पास आऊं, लेकिन पहले राहुल गांधी के उस बयान को एक बार सुन लेते हैं, फिर आता हूं। आज जो राहुल गांधी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले उन साथियों के लिए जो बाद में आए हैं उनके लिए जरा बयान सुनाइए। बड़े नर्वस थे कल अमित शाह जी, गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। अमित शाह जी ने गलत लैंग्वेज यूज की, मेंटली बहुत प्रेशर में है, मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है, वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई मतलब बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। तो रियलिटी तो आप जानते हो। तो सुन लिया आपने। प्रफुल्ल जी क्या कहेंगे? कहेंगे क्या सर, नमस्कार सभी को। लोग कहते हैं कि बहुत दिन से लोग पूछ रहे थे कि रिश्ता क्या कहलाता है, तो रिश्ता जाहिर हो गया। और अभी भी इनको संदेह है, ये कहते हैं कि अगर गलत बोला है तो अभी भी इनको लगता है कि कोई गुंजाइश है सही होने की।
अभी भी ये कन्विंस नहीं है कि गलत बोला है कि नहीं बोला है। अगर गलत बोला है तो निकाल दो, तुरंत समझ में आ गया। तो लोग कह रहे हैं ना, ये लोकतंत्र है तो लोग कहेंगे, हम और अब क्या कहेंगे। देखिए एक बार एक बाबा जी बता रहे थे, मतलब जो इनके समर्थक थे वो बता रहे थे, अच्छा, ये नेहरू जी की क्या भगवान की भी आलोचना करते हैं। बोलते हैं कि भगवान ने दोनों आंख सामने ही क्यों दे दी, जब दो देनी ही थी तो एक पीछे देते, समस्या ही खत्म था। लेकिन भगवान ने दोनों आंख सामने दे दी। तो मैंने उस समय उनको समझाया कि एक लगभग सभी प्राणियों के साथ जिनको दो आंख है, यही शरारत की है भगवान ने कि सबकी आंख आगे दी है, क्योंकि सबको आगे जाना होता है। और आपको तो दोनों आंख आपकी पीछे होनी चाहिए थी, आप एक आंख की बात क्यों कर रहे हैं। ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है, ये अपने अतीत से, बीते हुए समय से भविष्य को और वर्तमान को निर्धारित और नियंत्रित करने की कला में पारंगत है। ये झूठ को हथियार बनाते हैं, और कानून को भी हथियार बना रहे हैं, और पार्लियामेंट को झूठ का आधार बना रहे हैं। लगातार बेझिझक झूठ बोलते हैं। भाई गृह मंत्री हैं, एक आदमी तो यह भी कह रहा था, पता नहीं आप इसको कैसे अप्रिशिएट करेंगे, कह रहे पुलिस डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं, पुलिस क्या किसी को गाली दिए बिना किसी से बात करती है, तो उसी के मुखिया हैं। एक आध बार निकल ही गया पब्लिकली पार्लियामेंट में, बाहर में पता नहीं कितना निकलता होगा, नहीं निकलता होगा, वहां तो रिकॉर्ड रखने और करने की कोई व्यवस्था है नहीं। तो आम जनता तो इसको लगातार भोगते रहती है। मैं ये कह रहा हूं कि अप्रासंगिक मुद्दों को ये मुख्य मुद्दा बना करके पेश कर देते हैं। अब मैं क्यों कह रहा था कि दो आंख वाली बात, अब ये राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर झमेला कर रहे हैं। उस समय तो इन्होंने गाया नहीं, इसको यहाँ क्यों नहीं किया, उसको वहां क्यों नहीं किया। अगर वहां किया गया होता तो बोलते फिर वही बात दोहराते। ये किस बात की आलोचना कर रहे हैं, इनको जिस बात की आलोचना करनी चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। राहुल गांधी की चुनौती क्यों स्वीकार करेंगे, कैसे स्वीकार करेंगे। राहुल गांधी के एक बात बोलने से ही ये मानसिक दबाव में पड़ जाते हैं, इनके भाषण का क्रम बिगड़ जाता है, और इतना बिगड़ जाता है कि इतनी बौखलाहट। राहुल गांधी जो बोल रहे थे न सिर्फ संयम से, बल्कि राहुल गांधी मजाक नहीं कर रहे थे, कोई तंज नहीं कस रहे थे, बहुत ही सहानुभूति पूर्वक कह रहे थे कि भाषा भी गलत निकल गई और बहुत हाथ भी कांप रहे थे, आपने देखा होगा, बहुत परेशान थे। और यह भी कि उन्होंने उस चुनौती का कोई जवाब नहीं दिया। तो भाषा में और भाषण में जो ये लोग जो बड़े दक्ष और चतुर हैं, उनकी भाषा वो सीधे गड़बड़ा जाती है। और अभी तो कांग्रेस ने शायद कोई ट्वीट भी किया है कि 7-8 झूठ तो कल ही बोले हैं पार्लियामेंट में लगातार चुनाव को लेकर, आज ही किया जाए। तो वो इन्होंने किया है इसको लेकर के, तो दबाव में तो है ही। देखिए ये जो योगी जी हैं, योगी जी के बारे में सवाल उठा कि कैसे वे प्रशासनिक समीक्षा कर रहे हैं। अरे भाई गजब की बात है, जितने बीएलए हैं इनके जो झुंड में जाते हैं सभी प्रशासनिक समीक्षा ही कर रहे हैं। और बीएलओ किससे परेशान है। अगर बीएलओ पर दबाव पड़ता है तो क्या प्रशासन का दबाव पड़ता है, जो अधिकारी हैं उनका दबाव पड़ता है। अधिकारी इस बात को समझते हैं, अधिकारियों को इस बात की बेसी परवाह नहीं होती है कि किसी की जान को जोखिम में डाल दिया जाए। ये जो बीएलए लोग हैं जो प्रशासनिक कोट अनकोट समीक्षा करते रहते हैं, तो उसी की प्रेरणा है और उसी का नतीजा ये होता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। एक बात और ये कहता हूँ कि बहुत प्रशांत सर ने बहुत अच्छी बातें कही। एक बात ये कहता हूँ कि देखिए विडम्बना देखिए इतिहास की, कि संजय सिंह भी समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं और हरिवंश नारायण सिंह, मैं पहले हरिवंश जी ही कहता था, व्यक्तिगत बात भी होती थी तो लोग कहते थे, हरिवंश नारायण सिंह अब कहना पड़ रहा है। दोनों एक ही पृष्ठभूमि से, दोनों सिंह जी हैं, बिहार से आते हैं, इस बात को नहीं भूल सकते हैं। दोनों ही सिंह जी हैं, दोनों ही समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं। ये बोलते हैं, उनको रोकते हैं राज्यसभा में कि आप चुनाव सुधार पर बात कीजिए। बात तो एसआईआर पर होनी थी, चुनाव सुधार उसका अंग है एसआईआर, ये बात सही है, लेकिन समस्या तो एसआईआर से शुरू हुई थी। आखिर चुनाव सुधार पर बात करने की नौबत क्यों आई, कारण क्या था,
उस कारण को जब संजय सिंह बोलते हैं तो बोलते हैं नहीं ये मामला दब चुका है, खत्म हो चुका है। आप पीठासीन अधिकारी हैं, आप तय कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कौन मामला खत्म हो गया और कौन मामला जिंदा है। अगर मामला खत्म हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है? ये पीठासीन अधिकारी की भाषा है। लेकिन नहीं, जो सब कुछ ऐसा लग रहा है एकाधिकार सत्तावाद जब जा रहा है तो जो चीख और पुकार होती है वो चीख पुकार मची हुई है। अब इसमें क्या कहा जाए? राहुल गांधी से घबराएंगे नहीं तो क्या करेंगे? और जिस प्रकार से देखिए कभी कभी ऑप्टिक्स भरे काम कर, जिस प्रकार से माथा ऐसे ऐसे कर रहे थे वो बहुत ही बॉडी लैंग्वेज में पता नहीं स्कूल पढ़ने वाले लोग कैसे पढ़ेंगे, वो कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है। और हमारा देश के सामने में सबसे बड़ी एक चुनौती यह भी है कि एक खतरनाक समय में हमारी सरकार इतनी लुंज पुंज हो रही है, जबकि वैश्विक परिस्थिति भी बहुत अनुकूल नहीं है। ये पूरे भारत के लिए चिंता की बात है। झूठ और से लिपटी हुई सरकार एक खतरनाक समय में अस्थिर हो रही है। जी थोड़ी देर पहले ट्वीट आया है, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है। अमलेंदु जी, बात हुई है, मुलाकात नहीं बात हुई है। वैश्विक परिस्थिति की बात कर रहे हैं प्रफुल्ल जी, वैश्विक परिस्थिति किधर है? और डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र आते ही क्यों नरेंद्र मोदी थोड़ा सा दबे हुए झुके हुए नजर आते हैं? ये इस पे तो चर्चा हम करते रहे हैं, लेकिन अभी आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो सदन में हुआ और उसमें अमित शाह बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है, चाहे अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज की बात हो, चाहे राहुल गांधी, कौन आगे कौन पीछे? राजीव जी, एक तो देखिए आगे पीछे का मसला तो ये है कि चूंकि लौह पुरुष हैं अमित शाह जी, और बीच में उनका एक पोस्टर बड़ा चर्चा में रहा था, मेरा से आप लौह पुरुष बना दिए। जी जादू से बनाया। उनके लोग चाणक्य बोलते हैं, अब आप लौह पुरुष भी बनाइए। हाँ, वो चाणक्य की छोटी चीज है असल में राजीव जी, तो लौह पुरुष हैं। क्योंकि उनका एक पोस्टर हुआ था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। हालांकि वो गांधी जी का शायद कथन है, वहां से चोरी किया गया होगा, तो बहरहाल वो लिया गया कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो अमित शाह जी का जीवन ही अमित शाह जी का संदेश है। तो जीवन भाई आपका जो है वो अपने जीवन को साथ रखिए। संसद में जीवन काहे लेकर चले आते हैं? तो संसद में अमित शाह जी अपना जीवन लेकर चले आए। लेकिन राजीव जी, जो लौह पुरुष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के पीएम इन वेटिंग रहे लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए नाकारा या नालायक शब्द का इस्तेमाल कर दिया और उसके बाद फिर बाकायदा हाथ जोड़कर माफी जो थी वो आडवाणी जी ने मांगी थी। तो ये राजीव जी माफी मांगने का था, मतलब थोड़े से संस्कार थे, संघ से नहीं आए थे सीधे सीधे। आडवाणी जी पहले पाकिस्तान में रहे, फिर वहां से चले आए यहाँ, तो बाद में संघ के संस्कार सीखे होंगे उन्होंने। लेकिन अमित शाह जी ने सीधे सीधे संघ से संस्कार लिए हैं। तो ये संघ के संस्कार जो है वो, ये भाई आपका जीवन आपका संदेश है, तो आपने अगर संघ से कोई संस्कार लिए तो उन्हें भाई घर पे रखो, संघ की शाखा में रखो, संसद में उन संस्कारों को लेकर क्यों चले आते हो? बहरहाल राजीव जी ये उन्होंने किया। लेकिन ये जिस तरीके से राजीव जी अब ये मुद्दे को बनाना चाहते हैं, तो सब वंदे मातरम को जिस तरीके से पहले मुद्दा बनाने की कोशिश की, और इसके जरिए राजीव जी मैंने पहले भी कहा था कि ये वहां जाकर बंगाल के चुनाव में ये बंकिम बाबू वर्सेस गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कराना चाहते हैं। डिवाइडर इन चीफ जो हैं ये वहां जाकर वही करना चाहते हैं। तो इनकी जो है कुल मिलाकर रीति नीति है। लेकिन यहाँ राजीव जी एक तो मोदी जी को थोड़ा सा इतिहास से सबक सीखना चाहिए। हालांकि इस समय दुनिया के सबसे बड़े इतिहासकार नरेंद्र मोदी ही हैं और उसके बाद अमित शाह जी हैं। चूंकि आजकल इतिहास यही लिख रहे हैं दो लोग, तो ये बड़े इतिहासकार हैं दोनों। लेकिन फिर भी जो है छोटी मोटी चीजें जो होती हैं इतिहास से सबक सीखना चाहिए। राजीव जी, जब बांग्लादेश नहीं बना था और पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, तो पहले तो वहां उर्दू जो थी वो राजभाषा घोषित की गई, और उसके बाद फिर जब पाकिस्तान की सरकार ने रविंद्र संगीत पर प्रतिबंध लगाया और उसके बाद एक जबरदस्त आंदोलन था वो पूर्वी पाकिस्तान में शुरू हो गया, और उसका नतीजा ये निकला कि बांग्लादेश का उदय हुआ और पाकिस्तान बट गया। तो मोदी जी, अगर आप इस आग से खेलना चाहते हैं कि आप बंकिम बाबू को बरक्स खड़ा करके गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का अपमान करेंगे, तो इतिहास से सबक ले लीजिए। आपकी पार्टी वहां टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। हालांकि आप तो हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, हो जाएगी, कोई अंतर नहीं, लेकिन वहां भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो इस जगह आग से थोड़ा कम खेला कीजिए। दूसरी बात यह कि क्या नरेंद्र मोदी जी ने आज तक कोई आंदोलन किया कि भाई आरएसएस की शाखा में वंदे मातरम क्यों नहीं गाया जाता? मोदी जी करते हैं एक आंदोलन कि भाई वंदे मातरम जो है वो आरएसएस की शाखा में गाया जाए,
इसका मुख्य राष्ट्रीय गीत बनाया जाए। नहीं किया मोदी जी ने कोई भी आंदोलन। बहरहाल ये उनके अपने मसले हैं कि वो कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन राजीव जी, जो चुनाव सुधार पर चर्चा स्वीकार कर ली गई और उसके साथ साथ वंदे मातरम की बात भी की गई, साहब इस पर भी चर्चा होगी तो पहले वंदे मातरम पर चर्चा हो जाए। अब बताइए, शुरुआत की मोदी जी ने वंदे मातरम पर चर्चा की और राजीव जी देखिए, संसद में ही बताया कि जब वंदे मातरम के 100 साल हुए तो देश में आपातकाल लग गया। और राजीव जी, दुर्भाग्य देखिए कि जब 150 साल हुए तो मोदी जी संसद से गायब हो गए चर्चा में से। कितना दुर्भाग्य वंदे मातरम के साथ। मतलब प्रधानमंत्री को संसद में रहना चाहिए था, सुनना चाहिए था, तो सुना ही नहीं प्रधानमंत्री ने जब 150 साल पूरे हो रहे थे वंदे मातरम के। तो यह उनका अपना किया। लेकिन कल जिस तरीके से अमित शाह जी ने, राजीव जी, जो टिप्पणी कर दी, वो साफ तौर पर ये समझ में आता है कि अब वो मामला जो है वो बहुत ज्यादा घबराहट बढ़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी में। और उनको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि अब सारी चीजें जो है वो सामने खुल के आ रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने चैलेंज दिया कि हाँ अमित शाह जी आइए, अब मेरी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर ही अब बातचीत कर ली जाए, तो ये समझ में आया कि अब ये मामला ज्यादा गंभीर है और इस पे अब देश भर में चर्चा होगी। और यहाँ भी अगर हमारे पास जवाब नहीं हुए तो घिरे हुए नजर आएंगे। वंदे मातरम तो घिरे हुए नजर ही आए। तो कुल मिला के राजीव जी, कल अमित शाह जी ने अपनी जिन संस्कारों का परिचय दिया और उसके बाद माफी भी नहीं मांगी, ये कहा कि अगर कुछ गलत लगता हो तो आप काट दीजिए। यानी अगर ओम बिरला साहब को भी गलत ना लगे और संघ के संस्कार हावी हो जाए तो मत काटिए जी। लेकिन वहां चूंकि वह संसदीय शब्द है तो इसलिए वो काटना पड़ा, विपक्ष की तरफ से आ गया। तो ये उन्होंने एक तरह से कहा। अब राजीव जी, आज जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, उनकी बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप साहब से। डोनाल्ड ट्रंप ने राजीव जी कल ही जो था वो कहा कि मैंने अपने 8 साल के कार्यकाल में कोरसोवो और जाने कहां उसके साथ भारत और पाकिस्तान के युद्ध भी रुकवाए हैं और हम ताकत के बल पर शांति स्थापित कर रहे हैं। ये राजीव जी स्पष्ट तौर पे कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। और शायद ये 66वीं या 67वीं बार होगा। जयराम रमेश रोज गिनते हैं कितनी बार कहा तो वो सही तरीके से बता पाएंगे, लेकिन 66वीं या 67वीं बार होगा जो ट्रंप ने कहा। इस बार उसने साफ तौर पे कहा कि हमने ताकत के बल पर शांति कायम की है और भारत और पाकिस्तान के बीच हमने युद्ध रुकवाया, ये साफ तौर पर ट्रंप ने कहा। और मोदी जी ने ट्रंप साहब को आज तुरंत सच साबित किया कि हाँ साहब, आपने ही ताकत के दम पे शांति कराई। और मोदी जी ने ट्रंप साहब को फोन पे बातचीत की और यह बताया कि हम आगे बातचीत पे बढ़ते रहेंगे। देश बेचने का पुण्य काम जो है ये मोदी जी अपने हाथ से ही करके जाएंगे, ये मोदी जी ने एक तरीके से बता दिया है। जी जी जी। चलिए, मोदी जी और मोदी जी के साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब दोनों की क्या बातचीत हुई, लेकिन देश पूछता है बार बार नरेंद्र मोदी से कि डोनाल्ड ट्रंप सही बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। बता दीजिए कौन सही है कौन गलत है, बता दीजिए। और वो भी ऑपरेशन सिंदूर के मामले में। लेकिन उससे इतर जब चुनाव सुधार की बात हो रही है तो चुनाव सुधार पर जितनी बहसें हुई हैं उन बहसों से क्या कुछ निकल के आया है और आज क्यों आखिर हरिवंश कह रहे थे कुछ मसले में उन्होंने टोका टाकी जब की तो ये भी कहा कि ये बिहार का मामला जो है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ मत उठाइए। क्यों यहाँ डिफेंसिव मोड में नजर आया आसंदी पे बैठे सभापति, उपसभापति या ओम बिरला यानी लोकसभा अध्यक्ष?